नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव और मातृभूमि की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से, देश की राजधानी दिल्ली से। ये बड़ी खबर, दिल्ली में सियासी दंगल के बीच उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी है। दरअसल दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं को लेकर हेराफेरी और खामियों की बात सामने आई थी। सतर्कता विभाग की तरफ से कार्रवाई में 2.5 साल की देरी के लिए एलजी ने चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब की है। तो क्लासरूम बनाने में हेराफेरी का आरोप, अब चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब की गई है। आरोप यह है कि दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें अतिरिक्त कक्षाओं को लेकर हेराफेरी और खामियों की बात सामने आई थी। सतर्कता विभाग ने यानी विजिलेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जो कार्रवाई हुई उसमें 2.5 साल की देरी क्यों हुई, इसके लिए एलजी ने चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब की है। तो दिल्ली के एलजी ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। तो अब एक और विवाद की शुरुआत होने जा रही है। अभी तक शराब नीति को लेकर, आबकारी नीति को लेकर विरोध चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, और अब ये क्लासरूम बनाने में हेराफेरी का जो आरोप है उसमें विजिलेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में देरी क्यों हुई, इसको लेकर चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी गई है। तो आने वाले समय में एक बार फिर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आमने सामने होंगे। मनीष सिसोदिया को टारगेट किया जा रहा है, ये लगातार आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता लगा रहे हैं। और अब फिर एक बार क्लासरूम्स जो बनने थे उनको लेकर रिपोर्ट तलब की गई है एलजी की तरफ से। प्रफुल्ल श्रीवास्तव का मैं रुख करना चाहूंगी, ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल, ये पूरा मामला मैं समझना चाहूंगी कि विजिलेंस डिपार्टमेंट को जो रिपोर्ट देनी थी उस रिपोर्ट देने में देरी हुई है, इसी को लेकर रिपोर्ट तलब की गई है चीफ सेक्रेटरी से। देखिए, जो दिल्ली के मुख्य सचिव है नरेश कुमार, उनसे जो पिछले 2.5 साल में देरी हुई है उसको लेकर जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उससे रिपोर्ट मांगी गई कि जो क्लासरूम बनाए गए हैं, एडिशनल क्लासरूम दिल्ली सरकार के स्कूलों में, उस पर तमाम जो अब तक पिछले 2.5 साल में हुआ है वो और देरी जो हुई है सब पर रिपोर्ट मांगी है। एक बहुत बड़ा झटका है दिल्ली सरकार के लिए, क्योंकि इससे पहले दिल्ली के मुख्य सचिव से ही उपराज्यपाल ने जो एक्साइज पॉलिसी है उसको लेकर रिपोर्ट मांगी थी और उन्होंने वो बना के दी थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार की मुसीबतें जो है, अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ गई थी। तो अब जो क्लासरूम्स है, शिक्षा विभाग जो है, जो कि वापस मनीष सिसोदिया के अधीन है, उसी को लेकर एक बार फिर से ये एक मांगा गया है कि जो देरी हुई है और इसमें विजिलेंस ने क्या कुछ किया है, इन तमाम चीजों को लेकर प्रफुल्ल, मैं आपको रोक रही हूं। और विशेष सत्र जो दिल्ली सरकार के द्वारा बुलाया गया है विधानसभा का, उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। क्लास की फोटो है, हमारे बच्चे कितने सुंदर लग रहे हैं इसमें। और उसके नीचे मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है, लिखा है मनीष सिसोदिया दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर। ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है, 130 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व की बात है। सबका सीना चौड़ा हो गया जिस दिन ये खबर छपी थी। मैं समझता हूं पूरे देश में अगर आप पूछो कि केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री कौन है, मुझे नहीं लगता किसी को भी पता होगा। मैं अगर आप पूछो कि उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री कौन है, किसी को नहीं पता होगा। मैं एक वो देख रहा था सोशल मीडिया पे, ये टीवी वाले कई बार बच्चों से पूछते हैं। एक बच्चे से पूछा, बेटा केंद्र का शिक्षा मंत्री कौन है? बोला मनीष सिसोदिया। उससे पूछा उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री कौन है? बोला मनीष सिसोदिया। उससे पूछा राजस्थान का शिक्षा मंत्री कौन है? बोला इस देश में एक ही शिक्षा मंत्री है और इस देश में एक ही शिक्षा मंत्री है। और अब तो ऐसे लगता है जैसे पूरी दुनिया में एक ही शिक्षा मंत्री है। अगर अमेरिका वालों से पूछो कौन शिक्षा मंत्री, तो वो भी कह रहे हैं भाई मनीष सिसोदिया। तो ये हर भारतीय के लिए गौरव की बात थी, बहुत गर्व की बात थी, सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। ये खबर छपी थी 18 अगस्त को और उसी के एक हफ्ते बाद 25 अगस्त को इसी अखबार में, अमेरिका के इसी अखबार में ये एक और खबर छपी थी, मोदीज इंडिया इज वेयर ग्लोबल डेमोक्रेसी डाइज। मोदी के भारत में जनतंत्र की हत्या हो रही है। इसी के एक हफ्ते बाद एग्जैक्टली 25 अगस्त को यह खबर छपी है। बहुत तकलीफ होती है जब दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी अखबार में अगर देश के खिलाफ कोई खबर छपती, भारत के खिलाफ कोई खबर छपती है, हर भारतीय के दिल में बहुत पीड़ा होती है।
इस किस्म की खबर अगर छपती है तो बहुत तकलीफ होती है। आज देश में दिल्ली सरकार शायद अकेली सरकार है जो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पूरी दुनिया के अंदर आज देश का नाम रोशन कर रहे हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब की वाइफ आई थी, वो मिलेनिया ट्रंप, मैंने पता किया चारों तरफ से, हर जगह अपने पति के साथ, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ जाया करती थी, दुनिया के हर देश में। मैंने पता किया भाई कहां कहां गई, जहां वो स्कूल देखने गई, अभी तक कहीं पूरी दुनिया में कोई स्कूल देखने नहीं गई। जब दिल्ली में आई तो बोली हम दिल्ली सरकार के आम आदमी पार्टी के स्कूल देख के आऊंगी। ये तो गर्व की बात है, पूरे देश के लिए गर्व की बात थी। यूएन के फॉर्मल सेक्रेटरी जनरल बान की मून साहब दिल्ली आए, स्पेशली दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए। और ये खबर कि वो दिल्ली आके मोहल्ला क्लिनिक देखने के, ये पूरी दुनिया के सारे अखबारों में छपी, सारे देशों के सारे अखबारों में ये खबर छपी कि बान की मून और नॉर्वे की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर दोनों दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आए। फिर अभी सिंगापुर की सरकार ने मेरे को कहा जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम आपके लिए पूरी दुनिया के मेयर बुलाएंगे और उन सारे मेयर को आके आप बताओ कि आप कैसे अच्छा काम कर रहे हो, उनको सिखाओ। ये तो देश के लिए कितने गौरव की बात है कि हमारे देश के किसी आदमी को बुलाया गया कि सिंगापुर, पूरे दुनिया के मेयर को हमें सिखाने का मौका मिलता। पूरा देश इसकी वजह से बड़ा खुश है। लेकिन जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जितने लोग इस देश से नफरत करते हैं, इस देश की तरक्की से नफरत करते हैं, इस देश के विकास से नफरत करते हैं, जो लोग नहीं चाहते ये देश तरक्की करे, 75 साल के अंदर इस देश को घोट के रखा गया वेस्टेड इंटरेस्ट्स के द्वारा, उन सारे लोगों ने अब षड्यंत्र करके मिलके और ये किया यार इनको बंद करो। अब ये अगर इसी तरह से ये आगे बढ़ते रहे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और इन लोगों ने मिलके एक षड्यंत्र रचा कि दिल्ली की सरकार गिराई जाए, दिल्ली की सरकार खत्म की जाए। ये दिल्ली की सरकार जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक ये इसी तरह से अच्छा काम करते रहेंगे। ये जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें सारे इकट्ठे हो गए हमारे खिलाफ, सारों ने इकट्ठा होकर ये षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र रच के सबसे पहला काम इन्होंने किया, मनीष सिसोदिया के ऊपर एक झूठा आरोप लगाया। बोला मनीष सिसोदिया शराब में पैसे खा गया। हमने बार बार इनसे पूछा जी क्या पैसे खा गया, क्या घोटाला क्या है? तो सच होता है, सच एक होता है, झूठ कई होते हैं उसके। तो इनका एक आदमी बोला जी 1.5 लाख करोड़ रुपए का शराब घोटाला हो गया। 1.5 लाख करोड़ तो दिल्ली का बजट ही नहीं है, इतना शराब घोटाला कहां से हो गया? फिर इनका एक प्रवक्ता था, एक बड़ा सीनियर लीडर, एक डिबेट में बैठा था, वो कहता है 8,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। तो मैं देख रहा था, सौरभ उसके साथ था, सौरभ ने पूछा घोटाला क्या है? तो वो कुछ कागज लेके बैठा था, बोला घोटाला, उसको समझ ही ना आए घोटाला क्या है। तो मेरे ख्याल से बता नहीं पाया वो घोटाला बता ही नहीं पाया। फिर उसके बाद इनके 2 बड़े नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बोले 1100 करोड़ का घोटाला हो गया। 1100 करोड़ का घोटाला क्या हो गया भाई? 1100 करोड़ का घोटाला। उनसे पूछा क्या घोटाला हो गया, तो वो भी कुछ इधर उधर की। फिर एलजी साहब ने एक रिपोर्ट बना के बताते हैं, भेजी, अखबार वाले कहते हैं, ये मीडिया वाले कहते हैं, जिसमें कह रहे लिख रखा है 144 करोड़ का घोटाला हो गया। और अब सीबीआई ने जो एफआईआर करी है उसमें लिखा है 1 करोड़ का घोटाला हुआ है। और घोटाला क्या है सीबीआई की एफआईआर में? उसमें लिखा है कि एक शराब के वाले ने दूसरे शराब वाले के बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा कराए। उसमें मनीष का क्या लेना देना है यार? एक शराब वाले ने दूसरे को 1 करोड़ रुपए जमा कराए बैंक अकाउंट में, कि क्या घोटाला है? घोटाला क्या है ये समझ ही नहीं रहा अभी तक। ये अभी आज है नहीं, आठों को अगर आप अगले अलग अलग कमरे में बिठा देते और एक एक से पूछते बेटा घोटाला क्या है, तो 5 को तो पता ही नहीं होता घोटाला क्या है। 3 अगर कुछ बताते तो ये कुछ बताता, ये कुछ बताता और ये कुछ बताता, क्योंकि झूठ तो अलग अलग होता है ना, सच एक होता है। सच क्या है? कोई घोटाला नहीं हुआ, सबसे ट्रांसपेरेंट पॉलिसी थी, कोई घोटाला नहीं हुआ। ये सब झूठे आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगा के इन्होंने एफआईआर कर दी मनीष सिसोदिया के खिलाफ। अगले दिन रेड करने इनके घर पहुंच गए,
14 घंटे तक रेड करी। कितने कमरे हैं आपके यहाँ? 4-5 कमरे हैं। 4-5 कमरे में टॉयलेट, 2-3 टॉयलेट हैं, रसोई है। सारा छान मारा इन्होंने, सारा छान मारा इन्होंने। इतना गहन जांच करी, दीवारों यूं यूं करके देखा, खोखली तो नहीं है दीवार, इसमें तो जेवर नहीं रख रखे, इसमें जो पिक्चरों में दिखाते। फिर वो उन्होंने गद्दे भी फाड़ फाड़ के देखे, गद्दों में तो नहीं रख रखे, तकिए फाड़ फाड़ के देखे, इनके सारे कपड़े, अलमारी, फलाना सारा कर करा के शाम को निकल गए। अठन्नी भी नहीं मिली, चवन्नी भी नहीं मिली, अनअकाउंटेड चवन्नी भी नहीं मिली, कोई जेवर नहीं मिले, कोई पैसा नहीं मिला, कोई जमीन जायदाद के कागज नहीं मिले, कोई इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, कुछ कोई दस्तावेज कुछ नहीं मिला। मतलब मैं पूछ रहा था इनसे कि 30-35 लोग आए थे, उनके खाने का खर्चा भी नहीं निकला रेड के अंदर, रेड का खर्चा भी नहीं निकला और वो चले गए। आज 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए रेड को, अभी तक कुछ पता नहीं चला भाई इनके यहाँ क्या निकला। कुछ नहीं निकला इनके यहाँ, पूरी की पूरी फर्जी रेड थी। जब रेड खत्म हो गई तो हम सोच रहे थे क्यों कर रहे हैं। अगले दिन मनीष सिसोदिया जी के पास इनका कोई आदमी संदेश भेजता है, ये लोग संदेश भेजते हैं, बोले जी ऊपर से है ये, टॉप से, वहां से संदेश ये है कि आप केजरीवाल का साथ छोड़ दो, आम आदमी पार्टी तोड़ के 2-4 एमएलए और ले आओ, हम आपको आम आदमी पार्टी की सरकार अब गिराने जा रहे हैं बहुत जल्दी। ऑपरेशन लोटस चालू है दिल्ली के अंदर, आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे। दूसरा बोले ये सारे तुम्हारे सीबीआई और ईडी के केस खत्म कर देंगे। तो इसने कहा सीबीआई ईडी के केस में तो कुछ है ही नहीं, सारा फर्जी केस है, कल तुम जांच वांच भी करके ले गए, कुछ भी नहीं मिला तुमने, मैंने ढेला मैंने कमाया नहीं, कुछ करा नहीं, तो इस केस तो तुम करते रहो, मेरे को क्या डर है। वो बोले मंत्री सीएम बनने का मेरे को कोई ख्वाब नहीं है, मेरे तो शिक्षा मंत्री बन के खुश हूं। बड़ी बात है। सीएम की कुर्सी ठुकराना कोई हंसी खेल थोड़ी है, नहीं तो आदमी तो सीएम की कुर्सी के लिए पता नहीं इतिहास में कितने बड़े बड़े बवंडर हुए हैं, कितने बड़े बड़े, तो सीएम की कुर्सी ठुकरा दी इन्होंने। मैंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे जो ऐसे डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मिले। उसके बाद जब ये नहीं चला तो फिर आप लोगों के पास आए। मेरे पास अभी तक 12 एमएलए आ चुके हैं। एक एमएलए को आके कहते हैं भाई 20-20 करोड़ रुपए ले ले और टूट के आ जा, 2-4 को और लाएगा तो तेरे को 25 करोड़ देंगे, और नहीं तो जैसे मनीष सिसोदिया का हाल करा तेरे ऊपर भी रेड करेंगे, तेरे को गिरफ्तार करेंगे, सीबीआई और ईडी छोड़ देंगे तेरे खिलाफ। भाई साहब सलाम करता हूं आप सबको। कोई नहीं टूटा, एक भी नहीं तोड़ पाई अभी तक। सारे आरोप झूठे हैं इनके। तो जो पता चला उनको एमएलए को इन्होंने कहा भाई 40 एमएलए हमें चाहिए, 40 एमएलए तोड़ने हैं, 20-20 करोड़ रुपए एक को देंगे। 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं दिल्ली में। ऑपरेशन लोटस दिल्ली इस नाम से चल रहा है, ऑपरेशन लोटस दिल्ली के नाम से इनका पूरा ये ऑपरेशन है। 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं 20-20 करोड़ के हिसाब से। सब ये पूछ रहे हैं कि ये 800 करोड़ रुपए कहाँ हैं, किसके हैं। आज इस सदन में मैं बताऊंगा ये पैसे किसके हैं। आज मैं खुलासा करूंगा ये 800 करोड़ रुपए किसके हैं। लोग बता रहे हैं जी गुजरात के, पहले अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है, एलजी साहब ने अब स्कूलों पे भी इंक्वायरी शुरू कर दी। तो कह रहे हैं भाई स्कूलों के बेसिकली तो रोकना है, स्कूल रुक जाएं, अस्पताल रुक जाएं, जितने अच्छे काम हो रहे हैं वो रुक जाएं, जनता को तकलीफ हो रही है। तो सब कह रहे हैं ये गुजरात की वजह से हो रहा है। गुजरात में जैसे जैसे हमारा ग्राफ बढ़ता जा रहा है, पागलपन छाया हुआ गुजरात में, लोग दुखी हो चुके हैं इन लोगों से। जहां जाते हैं हर गांव, पूरे के पूरे गांव आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ते जा रहे हैं गुजरात। किसी ने सोचा नहीं था। लोग तो कहते थे इनका
गढ़ है, कोई गड़बड़ नहीं है, गढ़ टूट रहा है, इनका किला ढह रहा है। तो लोग तो यही कह रहे हैं जी, दिसंबर में सरकार बनने के बाद गुजरात में इनके 27 सालों की आप इंक्वायरी कराओगे, तब तक ये इंक्वायरी करा रहे हैं दिल्ली के अंदर। अगर आज हम गुजरात चुनाव अनाउंस कर देना भाई गुजरात चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, ये सारी इंक्वायरी बंद हो जाएगी, सारी ईडी बंद, सीबीआई बंद, सब खत्म। उसी की वजह से हो रहा है ये। कई सरकार गिरा चुके अभी तक ये देश में। गोवा की सरकार गिराई, कर्नाटक की सरकार गिराई, महाराष्ट्र की सरकार गिराई, असम की सरकार गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, बिहार की सरकार गिराई, अरुणाचल प्रदेश की सरकार गिराई, मणिपुर की सरकार गिराई, मेघालय की सरकार गिराई। शहर में एक सीरियल किलर आया हुआ है जो एक के बाद मर्डर करता जा रहा है, एक के बाद एक मर्डर करता जा रहा है। जनता सरकार चुनती है, ये सरकार गिरा देते हैं। मतलब जनता को तो रौंद रखा है। महाराष्ट्र में जनता ने एक सरकार चुनी, गिरा दी। गोवा में जनता ने एक सरकार चुनी, गिरा दी। जनता के पीछे पड़े हैं और सब जगह पैटर्न एक ही है। अभी जैसे महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने देखा, जितने टूट के इधर से उधर गए, बताते हैं सबके पीछे सीबीआई ईडी पड़ी थी। सीबीआई और ईडी उनको बुला रही थी, जैसे वो इधर से उधर गए सीबीआई ईडी के केस बंद। सेम पैटर्न हर जगह यही चल रहा है। पहले ये सीबीआई और ईडी के केस लगाते हैं 4-5 के खिलाफ, तो दूसरे वाले सारे डर के, जिन्होंने गलत काम कर रखे होते हैं, वो सारे डर के फिर उनको मैसेज भेजते हैं, भाई तुम्हारा भी यही हाल कर देंगे तुम, तो सारे इनके पास आ जाते हैं, फिर ये तोड़ लेते हैं, फिर ये सरकार गिरा देते हैं। सेम पैटर्न है। वो जो सीरियल किलर का पैटर्न होता है, आपने वेब सीरीज देखी होंगी आजकल काफी आ रही हैं, जैसे सीरियल किलर का पैटर्न होता है ना, वैसे उसी पैटर्न, सेम पैटर्न है। यही पैटर्न इन्होंने दिल्ली में किया कि सीबीआई ईडी भेजी, पहले सत्येंद्र के खिलाफ भेजी, फिर मनीष के खिलाफ भेजी। अब आपको डरा रहे हैं कि तुम्हारा भी यही हाल कर देंगे, सत्येंद्र वाला हाल कर देंगे, तुम्हारा मनीष वाला हाल कर देंगे। डरा के ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन हमने कुछ गलत कर ही नहीं रखा, तो हम सीबीआई और ईडी से क्यों डरे? हम कहते हैं कर लो, हमें जेल जाने से डर नहीं। सारे इनमें आधे से ज्यादा तो जेल जा चुके, तो कर लो, जो करना कर लो, हमारे को क्या फर्क पड़ता है। अभी तक 277 एमएलए खरीद चुके हैं ये लोग। 277 एमएलए पिछले कुछ सालों के अंदर ये लोग खरीद चुके हैं। दिल्ली में अभी रेट 20 करोड़ का था। महाराष्ट्र में सुनते थे 50 करोड़ है, दिल्ली वालों को पता नहीं क्यों दिल्ली में कह रहे, पर मान लो 20 भी मान लो, 20 करोड़ के हिसाब से खरीदा, तो 277 एमएलए के लिए इन्होंने 5,500 करोड़ रुपए खर्च किए, और दिल्ली के लिए 800 करोड़ रख रहे हैं, तो 6300 करोड़ रुपए, 6300 करोड़ रुपए इन्होंने ऑपरेशन लोटस में खर्च किए। ये पैसा कहां से आया? ये पैसा किसका है? 6300 करोड़ रुपए खर्च कर दिए इन लोगों ने एमएलए खरीदने में। ये किसका पैसा है? इसका मैं आज खुलासा करना चाहता हूं। आज देश का हर आदमी महंगाई से बड़ा परेशान है। 2014 में डीजल का दाम था 54 रुपए, अब हो गया 90 रुपए। पेट्रोल का दाम था 2014 में 60 रुपए, अब हो गया 110 रुपए। सीएनजी 37 रुपए थी, 75 रुपए पहुंच गई। एलपीजी 410 रुपए की थी, 1053 रुपए का एक सिलेंडर हो गया। वनस्पति ऑयल 70 रुपए का था, 170 रुपए हो गया, और नमक 7 रुपए का था, 15 रुपए हो गया। हर चीज के दाम बढ़ गए, डबल ट्रिपल हो गए। एक आम आदमी बेचारा, तनख्वाह बढ़ी नहीं है, घर कैसे चलाए तो कैसे चलाए वो? ये जितनी जीएसटी, ये जितना महंगाई हो रही है, इतना जीएसटी लगा दिया इन लोगों ने। ये सारा पैसा कहां जा रहा है? ये सारा पैसा दो चीजों में जा रहा है। एक अपने अरबपति दोस्तों के कर्जे माफ करते हैं, और दूसरे ये एमएलए खरीदते हैं। इन दो चीजों में जा रहा है। महाराष्ट्र की सरकार गिरानी थी तो छाछ पे जीएसटी लगा दी, दही पे जीएसटी लगा दी, शहद पे जीएसटी लगा दी, गेहूं पे जीएसटी लगा दी, चावल पे जीएसटी लगा दी। अगर अपने एक दोस्त का कर्जा माफ करना होता है, पेट्रोल के दाम बढ़ा देते हैं। दूसरे के दोस्त का कर्जा माफ करना होता है, डीजल के दाम बढ़ा देते हैं। अगर गोवा की सरकार गिरानी होती है, यहां पे जीएसटी बढ़ा देते हैं।
जितना पैसा जीएसटी और महंगाई की वजह से हो रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, इसका अधिकांश पैसा केवल और केवल अरबपति दोस्तों के कर्जे माफ करने में और ये एमएलए खरीदने के अंदर जा रहा है। अब ये कह रहे हैं झारखंड की सरकार गिरने वाली है। देख लेना, शर्तिया तौर पे मैं कह रहा हूं अगले 10 दिन के अंदर कहीं ना कहीं जीएसटी या पेट्रोल या डीजल के दाम ना बढ़ जाए तो बढ़ेंगे, और वो सारा पैसा जो है वो एमएलए खरीदने के लिए जाएगा इनका जाकर। आज मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं, हमारे देश की जनता जरूरत पड़े तो देश के लिए बलिदान करने को तैयार है। आज मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस तरह से इनके अरबपति दोस्तों के लिए इस तरह से पैसा लुटाते रहोगे? क्या आप एमएलए खरीदने के लिए अपने बच्चों के पेट काटते रहोगे? आज अगर हमारी सेना को पैसे की जरूरत पड़े, हमारे देश के लोग एक टाइम की रोटी नहीं खाएंगे, सेना के लिए कुछ भी कर देंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, लेकिन इसी बीच गोवा से एक बड़ी खबर आ रही है। सोनाली फोगाट हत्याकांड में यह बड़ी खबर, सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। उनके सेक्रेटरी के ऊपर सीधा आरोप हत्या का। और ये देखिए, सोनाली फोगाट को ले जाते हुए जब ये कहा गया कि उन्हें हार्ट अटैक आया है, उसके बाद उनको बाहर निकालते हुए आप देख सकते हैं, ये गोवा में जहां वो रुकी हुई थी जिस होटल में, उससे हम वो सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। सोनाली फोगाट, शुरुआती जांच में कहा गया कि उनको हार्ट अटैक आया है, लेकिन फिर उनके पीए ने पुलिस जांच में ये एक्सेप्ट किया कि कुछ पदार्थ उनको पानी में या किसी लिक्विड में मिलाकर पिलाया गया था। और अब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सोनाली फोगाट जो कि टिकटॉक स्टार हैं, बीजेपी की नेता रही हैं, कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ जिन्होंने चुनाव लड़ा था हरियाणा से, उनकी हत्या होती है गोवा में। हार्ट अटैक का नाम दिया जाता है, बाद में 2 लोगों की गिरफ्तारी होती है और पुलिस ये बड़ा खुलासा करती है कि उनके लिक्विड में कुछ मिलाया गया था। इस समय की बड़ी खबर यही है कि टिकटॉक स्टार और बीजेपी की नेता सोनाली फोगाट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। संभावना है कि ये फुटेज उस समय का है जिस समय उनको हार्ट अटैक की बात कही जा रही है। उनको अस्पताल ले जाते हुए वो दिखाई दे रही है, इसमें चल नहीं पा रही है ठीक से, तबीयत काफी खराब दिख रही है उनकी। लेकिन उसके बाद 2 गिरफ्तारी होती है, उनके पीए सांगवान की गिरफ्तारी होती है और उसमें खुलासा होता है कि उनकी लिक्विड में कुछ मिलाया गया था, जहरीला पदार्थ। ये देखिए, सोनाली फोगाट चल नहीं पा रही है ठीक से, उनका पीए जो है वो उनको लेके जा रहा है और अस्पताल में जब उनको लेके पहुंचे हैं उसके बाद उनकी मौत हो जाती है और सामने बात आती है निकलकर कि ये मौत हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन पुलिस की जांच आगे बढ़ती है। सोनाली फोगाट का जो परिवार है वो लगातार यह आरोप लगा रहा था कि सोनाली फोगाट की हत्या की गई है। सीबीआई जांच की मांग भी परिवार कर रहा था और अब यह सीसीटीवी फुटेज इस बात की गवाही दे रहा है कि सोनाली फोगाट के साथ कुछ ना कुछ तो साजिश रची गई, कुछ ना कुछ तो ऐसा रहस्य है जिसको छुपाने की कोशिश की गई। पुलिस हालांकि अपनी जांच में आगे बढ़ चुकी है और पुलिस का कहना है कि जो उनके पीए हैं उन्होंने ये मान लिया है पुलिस तफ्तीश में, पुलिस जांच में, इंटेरोगेशन में, कि उनके लिक्विड में, उनके जो पेय वो पी रही थी उसमें कुछ जहरीला मिलाया गया है, कोई केमिकल ऐसा मिलाया गया है। और अब ये सीसीटीवी फुटेज आया है जिस होटल में वो रुकी हुई थी, उनकी तबीयत बिगड़ने पर उनका पीए उनको ले जाता हुआ, उनको गाड़ी में बिठाता हुआ और अस्पताल में सोनाली फोगाट की मृत्यु हो जाती है। सोनाली फोगाट के परिवार को विश्वास नहीं होता है और सोनाली फोगाट का परिवार लगातार एक ही बात की रट लगाता रहा कि सोनाली फोगाट की हत्या हुई है। मातृभूमि में आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर आपको वही सीसीटीवी फुटेज दिखा देते हैं। सोनाली फोगाट का होटल में वो रुकी हुई थी, गोवा में वो मौजूद थी, उनके सेक्रेटरी सुधीर सांगवान और सुखविंदर उनके साथ मौजूद थे। हार्ट अटैक की बात निकलकर सामने आई, लेकिन पुलिस की जांच जब आगे बढ़ी, उनके परिवार का यह आरोप था कि नहीं, ये हत्या हुई है, ये हार्ट अटैक नहीं है। उसके बाद पुलिस ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें जानकारी दी कि उन्हें जबरदस्ती कुछ पिलाया गया था। सूरज ओझा ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं, साथ में मुकेश कुमार भी गोवा में मौजूद है। सूरज ओझा, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, उनका परिवार पहले दिन से कह रहा था, पहले घंटे से कह रहा था कि कुछ ना कुछ साजिश है और परिवार का डर सही साबित हुआ। पुलिस ये कह रही है कि भाई कुछ ना कुछ लिक्विड पिलाया गया था, लेकिन क्या ये साजिश सिर्फ पीए तक ही सीमित थी या तार कहीं ऊपर जुड़ रहे हैं?
देखिए, तार कहीं जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं, इसी बात का पता लगाने के लिए गोवा पुलिस जद्दोजहद कर रही है। देखिए, मुंबई से कुछ लोग जाने वाले थे सोनाली से मिलने के लिए, साथ ही कई सारे लोगों के बयान दर्ज करना चाहती है गोवा पुलिस, ताकि पता लगा सके कि आखिर इनकी प्लानिंग क्या थी। आखिर ये जो सुधीर और जो दूसरा आरोपी है जसविंदर, दोनों को किसने कहा था कि ये हत्या करने के लिए, ड्रग्स देने के लिए। ये ड्रग्स ओवरडोज का जो मामला है, इसमें जिस बॉटल का इस्तेमाल किया गया था, जहां से ड्रग्स लाया गया था, वो चीज का पता लगाना अभी भी बाकी है। 2 घंटे तक ये लोग टॉयलेट में थे, आखिर किसी ने देखा क्यों नहीं? मतलब अगर वो फीमेल टॉयलेट में थे तो फिर किसी फीमेल ने क्यों नहीं देखा? मेल टॉयलेट में थे तो किसी मेल ने क्यों नहीं देखा? तो तमाम तरह के सवाल अब भी खड़े हो रहे हैं। मुंबई से कौन लोग जाने वाले सोनाली से मिलने के लिए, साथ ही सोनाली जिस क्लब से निकलकर होटल गई, तब उसे एक टैक्सी वाले ने ड्रॉप किया था। उस टैक्सी वाले को आइडेंटिफाई किया है गोवा पुलिस ने, उसे भी समझ कर बुलाया जाएगा ताकि पूछताछ कर जाना जा सके कि जिस समय वो उसकी टैक्सी में बैठी थी तो उसकी हालत कैसी थी, वो कैसी चल पा रही थी, नहीं चल पा रही थी, तबीयत कैसी थी। तो तमाम चीजों की जानकारी जुटाना अब भी बाकी है। लेकिन जो सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि सोनाली को ड्रग्स दिया गया था और ड्रग्स देने की वजह से उनकी मौत हुई। देखिए, परिवार ने एक आरोप लगाया था, फिजिकल असॉल्ट का भी आरोप लगाया था, लेकिन उस तरह के जख्म उनकी बॉडी पे कहीं पर मिले नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है, सूरज ओझा बने रहिए। मुकेश कुमार गोवा से जुड़ रहे हैं। मुकेश, इस समय हम अपने दर्शकों को एक सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं। मैं चाहती हूं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये सीसीटीवी फुटेज क्या उस वक्त का है जब वो क्लब से निकलकर अपने होटल जा रही थी, या ये होटल से निकलकर अस्पताल जा रही थी, किस समय का? क्योंकि खबर तो हमें ये मिली थी कि वो मृत पाई गई हैं, तो क्या उन्हें अस्पताल ले जाने का वक्त मिला था? ये सीसीटीवी फुटेज क्या कह रहा है, ये बताइए। शोभना, अगर आप देखेंगे तो उस सीसीटीवी फुटेज में ये 23 तारीख का उस पर डेट आ रहा है और सुबह के 4 बजे के आसपास का वो फुटेज है। और ऐसा पुलिस का कहना है कि जब वो लोग देर शाम को वो पार्टी करने वहां गए थे और काफी देर तक वहां थे और ड्रग्स दिया गया। एक और सीसीटीवी है, एक लंबा डीवीआर जो डिजिटल रिकॉर्डर है उस फुटेज का, उसको सील किया है पुलिस ने। उसमें दिखा है कि सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने दोनों ने मिल करके वो केमिकल दिया था, एबनॉक्सियस केमिकल गोवा पुलिस कह रही है उसको, और जो कि ड्रग्स ओवरडोज की तरह वो रिएक्ट किया है और जिसकी वजह से मौत हुई है। तो ये जो फुटेज है, ये एक रेस्टोरेंट और बार है करलिस अंजुना में, ये वहां का फुटेज है। और आप जो देख रहे हैं, ये जब उनकी तबीयत खराब हुई है उस ड्रग्स की वजह से, तो सुधीर सांगवान उनको लेकर के टॉयलेट में लेकर के जा रहा है। ये फुटेज हम लोग अभी दिखा पा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दे रहे हैं कि ये जो सीसीटीवी फुटेज है, ये उस क्लब से बाहर निकलने का है जहां ड्रग की ओवरडोज का मामला सामने आ रहा है, और उसके बाद उनके जो पीए थे सुधीर सांगवान, वो उनको वहां से बाहर लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, सोनाली फोगाट की मौत पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। सोनाली के परिजन पीए सुधीर और सुखविंदर पर जो आरोप लगा रहे हैं, जांच बिल्कुल उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। गोवा पुलिस के आईजी ओमवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि सुधीर और सुखविंदर ने माना है कि दोनों ने लिक्विड फॉर्म में सोनाली को केमिकल पिलाया था। गोवा पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रखा है और सुधीर सांगवान और सुखविंदर से लगातार गोवा पुलिस की पूछताछ जारी है। तो सुधीर और सुखविंदर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। गोवा पुलिस इस ड्रग को, जो कि सुधीर सांगवान और सुखविंदर के द्वारा दी गई, उसको एबनॉक्सियस ड्रग का नाम दे रही है। गोवा पुलिस ने सुधीर सुखविंदर को गिरफ्तार किया। परिवार ने जैसा आरोप लगाया था, जांच बिल्कुल उसी दिशा में आगे बढ़ी और जब पूछताछ हुई तो इन दोनों ने यह कबूला कि इन्होंने ही फोगाट को जो ड्रग थी वो दी थी। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जो सीसीटीवी फुटेज करलिस क्लब से लिए गए, उनके आधार पर देखा गया कि एलिज्ड सुधीर सांगवान और उसका एसोसिएट सुखविंदर सिंह डिसीज्ड के साथ में क्लब में पार्टिंग कर रहे हैं। और एक वीडियो से जाहिर होता है कि उसको एक सब्सटेंस फोर्सफुली विक्टिम को वन ऑफ द एक्यूज पिला रहा है। जब उसको इस तथ्य से कन्फ्रंट कराया गया तो सुखविंदर और सुधीर सांगवान ने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि उन्होंने इंटेंशनली एक्यूज को लिक्विड में कोई ऑब्नॉक्सियस केमिकल मिला करके पिलाया, जिसके बाद विक्टिम अपने सेल्फ में नहीं रह पाई। फिर उसको संभाला जाता है
और दूसरे शॉट में भी देखा कि उसको लिक्विड में कुछ पिलाया जा रहा है। करीब 4:30 बजे जब वो अपने आप को संभालने में नाकाम रही तो मुलजिम विक्टिम को बाथरूम टॉयलेट की तरफ लेके जाता है और फिर वहां करीब 2 घंटे वो रहते हैं टॉयलेट में, जिसका एक्सप्लेनेशन अभी तक एक्यूज ने नहीं दिया है। अब चूंकि कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा, उससे वो क्या चीज पिलाया है, कहां पर उसने फेंका है, ये सब बाद की बातें हैं। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में दोनों एक्यूज्ड एस्टेब्लिश हो रहे हैं और उनको 302/34 धारा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। तो गोवा पुलिस के अधिकारी ओमवीर सिंह को आपने सुना यही जानकारी देते हुए कि जो पीए था सुधीर सांगवान और सुखविंदर, जबरदस्ती सोनाली फोगाट को कोई लिक्विड पिलाया गया है, एब्नॉक्शियस केमिकल का नाम लिया जा रहा है। अब जांच जब ये आगे बढ़ेगी यानी कस्टोडियल इंटेरोगेशन होगी, उसके बाद ये खुलासा हो पाएगा कि ये ड्रग आखिर क्या थी, कहां से आई और कहां फेंकी गई। मैं रुक करना चाहूंगी, मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए सूरज ओझा और मुकेश कुमार। मुकेश, मैं आपके पास फिर एक बार आना चाहूंगी। अभी हमने गोवा पुलिस को सुना, एब्नॉक्शियस केमिकल का जिक्र आ रहा है, क्या कुछ जानकारी आपके सूत्र आपको दे पा रहे हैं कि एब्नॉक्शियस केमिकल आखिर सुधीर सांगवान और सुखविंदर के पास कहां से आया? क्या इस हत्याकांड के पीछे कोई और मास्टरमाइंड है? ये दोनों सिर्फ मोहरे थे या इन दोनों की ही कोई रंजिश थी? ओमवीर सिंह जो आईजीपी हैं यहाँ के, उनसे कि क्या वो केमिकल पहले से या जैसे दिल्ली से वो लोग आए थे, दिल्ली से वो केमिकल लेकर के आए या फिर उन्होंने गोवा में कहीं से परचेज किया है। तो ओमवीर सिंह का कहना है कि ये जांच का ऐसा पहलू है जिसके बारे में अभी जांच चल रही है और हम सोर्स का पता लगाएंगे, लेकिन इतना जरूर तय है कि वो दोनों फोर्सफुल वर्ड यूज किया है ओमवीर सिंह ने, और उन्होंने कहा कि फोर्सफुली सोनाली फोगाट को वो पिलाया गया और जिसकी वजह से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। टॉयलेट ले जाया गया, काफी देर तक वो टॉयलेट में थी और उसके बाद में उन लोगों ने संदेहास्पद स्थिति में वहां से लेकर के अपने होटल गए जहां वो रुकी हुई थी और फिर वहां से जब वो मृत हो गई हैं तब जाकर के अंजुना के संत एंथोनी अस्पताल में उनको पहली बार सूरज ओझा से एक छोटा सा सवाल, 1 मिनट रुक जाइए। मुकेश कुमार, आपने जानकारी दी। सूरज ओझा, वो कौन लोग थे जो मुंबई से आज सोनाली फोगाट से मिलने पहुंचने वाले थे? छोटा सा जवाब। देखिए, आपको बता दें कि अभी तक इस बारे में जानकारी पुलिस ने साझा नहीं की है, लेकिन उस पूरे ग्रुप के बारे में पता लगाया जा रहा है जो मुंबई से गोवा जाने वाला था सोनाली फोगाट से मिलने के लिए। साथ ही गोवा पुलिस के कुछ सूत्रों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि जब ये ड्रग उनको दिया गया सोनाली को, उसके बाद उन्हें जो 2 घंटे टॉयलेट में ले जाया गया, ये लोग टाइम बाय करना चाहते थे ताकि इसका असर उन पर ज्यादा से ज्यादा समय तक हो। अगर वो बाहर रहती, चक्कर से गिरती, तो शायद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ सकता था। ऐसे में उन्हें थोड़ा टाइम की जरूरत थी, टाइम बाय करना चाहते थे। बड़ी बात सूरज ओझा बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि ये जो 2 आरोपी थे बाथरूम में उनको इसीलिए 2 घंटे तक रोके हुए थे ताकि सुनिश्चित कर सके कि उनकी मौत हो जाए। अगर बाहर वो गिरती तो हो सकता है उन्हें अस्पताल ले जाया जाता। हम आपको बता दें कि कांग्रेस के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद ने आज कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 5 पन्नों की चिट्ठी लिखकर आजाद ने पार्टी के कामकाज पर भी गंभीर सवाल उठाए और सबसे ज्यादा राहुल गांधी को निशाने पर लिया। आजाद ने अपनी चिट्ठी में राहुल और सोनिया पर निशाना साधते हुए लिखा कि पार्टी के फैसले राहुल गांधी या उनके सुरक्षा गार्ड और पीए ले रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यूपीए सरकार का रिमोट कंट्रोल मॉडल पार्टी में भी लागू किया गया है। राहुल गांधी ने पार्टी के सभी बड़े नेताओं का अपमान किया। जब हमने सवाल उठाए तो चापलूसों ने हम पर निशाना साधा। जिन्होंने मेरा अपमान किया उनका सम्मान राहुल गांधी ने किया। छद्म नेताओं को पार्टी का नेतृत्व सौंपने की तैयारी की जा रही थी। पार्टी की मौजूदा स्थिति के लिए एक नॉन सीरियस नेता जिम्मेदार है। पार्टी में चुनाव की पूरी प्रक्रिया एक तमाशा और ढोंग है। ये तमाम वो बातें जो 5 पेज की चिट्ठी में गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी यानी कांग्रेस अध्यक्षा को लिखी। भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाना चाहिए। तो आज गुलाम नबी आजाद ने अपना इस्तीफा दे दिया और उससे पहले 5 पेज की जो चिट्ठी उन्होंने लिखी और मीडिया को जो वो चिट्ठी मीडिया के सामने आई उसमें ये जो बड़ी बातें थी वो हम आपको बता रहे हैं। और फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता क्या कुछ कह रहे हैं गुलाम नबी आजाद के इस्तीफों को लेकर, सुन लेते हैं। कांग्रेस में आए एक बड़े भूचाल
की वजह से देश की राजनीति और खासतौर पर जम्मू कश्मीर की राजनीति पर काफी ज्यादा असर होने को होगा आगे वाले दिनों। हमारे साथ इसी पे बातचीत करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक साहब है। फारूक साहब, भूचाल, मैं तो कहूंगा ये सुनामी है, भूचाल नहीं है, ये सुनामी है। और मैं तो कभी जिंदगी में सोच नहीं सकता था कि गुलाम नबी आजाद साहब जो कॉलेज से लेकर आज तक कांग्रेस के हर पद पे थे, ऊंचे से ऊंचे पद पे थे, और वो बेसिक मेंबरशिप से रिजाइन करेंगे, ये मैं कभी सोच नहीं सकता था। और मुझे बहुत दुख हुआ, ईमानदारी से बहुत दुख हुआ कि इस समय जबकि मुल्क एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है और ये जमात मुश्किल दौर से गुजर रही है, उस वक्त इसको छोड़ना मैं समझता हूं बहुत भूल की और बहुत जल्दी की, बहुत जल्दी की। तो कैसे देखते हैं आप गुलाम नबी आज़ाद के इस फैसले को, अगर जम्मू कश्मीर के हिसाब से भी देख ले, क्योंकि जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं, तो ऐसे हालात में एक ऐसे नेता का एक ऐसी पार्टी से चला जाना कैसे देखते हैं? हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है, इस रियासत के लिए मुश्किल है, क्योंकि ये दिल्ली में बैठ के हमारे लिए हर वक्त सोचते थे और हमारी बेहतरी के लिए सोचा करते थे। वो आवाज़ अगर वहाँ से चली गई ये बहुत मुश्किल होगा। 50 साल एक पार्टी में देना और फिर इस तरीके से जाना, क्योंकि जाना खाली आज़ाद साहब का शायद बड़ा झटका नहीं है, लेकिन जिस तरीके के इल्ज़ामात उन्होंने अपने इस्तीफे की चिट्ठी में लगाए हैं, तो कैसे देखते हैं इससे देश और जम्मू कश्मीर की राजनीति पे कितना असर होगा? देखिए, मैं समझता हूँ इनकी चिट्ठी में दर्द है, और दर्द ये है कि जो इज्जत इनकी थी वो इज्जत इनको लगता है कि आज नहीं है। जो ये गांधी परिवार के एक रुकन थे, मैं नहीं कहूंगा ये गांधी परिवार के रुकन के बाहर थे, ये रुकन थे, आज इनका इस तरह निकल जाना, मैं समझता हूं मिसेस गांधी को भी अफसोस हुआ होगा कि ये कदम इनने उठाया है। इस तरीके की बातें भी हो रही हैं कि वो बीजेपी के काफी नजदीक आ गए थे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ था राज्यसभा का, उनकी तारीफ की थी, और उसके बाद से जिस तरीके के बयान खुद आजाद साहब की तरफ से आए, तो आपको लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि आजाद साहब बीजेपी के साथ चले जाए? देखिए, पहली तो मैं आपसे ये कहूं, वजीर आजम ने उनकी तारीफ की, उनके काम की तारीफ की, जो उन्होंने काम किया, और राज्यसभा में एज अपोजिशन लीडर जो उन्होंने वहाँ पे उस हाउस को चलने दिया और हर डिबेट में हिस्सा लिया, उनने उसकी तारीफ की। इसलिए तारीफ नहीं की कि वो बीजेपी में चले जाएंगे। एक इंसान की कदर की कि जो उसने कंट्रीब्यूशन वतन के लिए दिए है उसकी तारीफ की है, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा किया कि उनने उनकी तारीफ की, क्योंकि वो उसके मुस्तहिक थे, कोई मेहरबानी नहीं की उन्होंने। दूसरा ये कहें कि आपके वो बीजेपी में जाएंगे, ये अब उनका है, ये फारूक अब्दुल्ला नहीं कह सकता। वो क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, कोई कहता है नई पार्टी बनाएंगे, कोई कहता है ये करेंगे वो करेंगे, मगर मैं सिर्फ ये एक बात कहूँगा, कांग्रेसियों से ये कहूँगा कि जो उन पे आप नुक्ताचीनी कर रहे हैं, उनसे कहूँगा मेहरबानी करके होश करिए। इसे सारी जिंदगी इस जमात को बनाने में दी है, और ये जो छोटे छोटे नेता जो हैं, जो अपनी साख बनाना चाहते हैं, उन्हें इससे दरेक करना चाहिए। जिस तरीके के इल्जामात उन्होंने राहुल गांधी पे लगाए हैं, क्या आपको लगता है कि उनमें कोई सच्चाई है, ऐसा कुछ हुआ? देखिए, राहुल गांधी बहुत अच्छे आदमी है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, मगर जो उनके साथी हैं, हो सकता है उन्होंने ये दूरी बढ़ा दी है। मैं इनको जिम्मेवार नहीं ठहराता, मैं ज्यादा उन लोगों को ठहरा रहा हूं जो उसके करीब हैं, जो उसे गलत राय दे रहे हैं। उन्हें इसकी तरफ देखना चाहिए, उसको चिंतन करना चाहिए खुद कि क्या जो ये राय दे रहे हैं वो सही है, क्या वो इस कांग्रेस को मजबूत कर सकती है या नहीं, ये उसका काम है। जम्मू कश्मीर के लिए क्या अच्छा होगा, आजाद साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए या अपनी पार्टी बनाए? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तो फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता था, और ये मामूली तूफान नहीं है, ये सुनामी है गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में शराब घोटाले पर मचे हंगामे के बीच अरविंद केजरीवाल सरकार ने
दिल्ली विधानसभा का सत्र एक और दिन के लिए बढ़ा दिया है। पहले ये विशेष सत्र आज के लिए बुलाया गया था, एक दिन का बुलाया गया था, अब इस सत्र की अवधि बढ़ा दी गई है। सोमवार को दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी अरविंद केजरीवाल सरकार। तो बड़ी खबर इस समय की, विशेष सत्र की अवधि बढ़ाई गई, एक दिन और बढ़ाई गई और कल विश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी केजरीवाल सरकार। तो मातृभूमि में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।